सबको आवाज़ आ रही क्लियरली? चलिए सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो, किसने किसने होमवर्क किया वो हैंड रेज करें पहले। मैम मैं कर नहीं कर पाई। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं देख रही थी कि अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें सीक्वेंस पूछा जाता है, तो अगर जैसे मैं एक एक आसन को पढ़ के अगर उनका सीक्वेंस लिख रही हूँ तो फिर मैं उसको चार्ट में कैसे समराइज करूँ? देखिए, जब आप ऐसे देख रहे हैं कि कुछ भी वहाँ सीक्वेंस में पूछा जा रहा है, तो हमने आज आपको मीता मैम आपने हमको कुछ बना कर दिया था, मैटर दिखाया था, ठीक है। उसमें हमने बोला था क्या करेंगे, एक तो दो तरीके से कोई भी चार्ट तैयार किए जाते हैं। या तो हम जैसे मान लो पूरा हठ योग उठा लें जहाँ पर आसन मेंशन है, ठीक है, या फिर हम केवल एक बुक उठाएं, ठीक है, दो तरीके से बनते हैं। या हमने जैसे मान लो आसन है, तो आसन कितनी बुक्स में डिफाइन है हठ योग की? सबसे पहले 3 आसन से स्टार्ट करेंगे तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति 3 आसन है, ठीक है। फिर शिव संहिता 4 आसन है, ठीक। फिर हठ प्रदीपिका 15 आसन है। फिर घेरण संहिता यहाँ पर 32 है। फिर उसमें देखेंगे हठ रत्नावली 84, बस इतने आसन की सीरीज, ठीक है। और देख ले इसमें और डीप में जाना चाहें तो वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता को इसलिए बहुत डीप में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि वो योग वशिष्ठ का पार्ट है, लेकिन उसका भी अगर देखना चाहें तो कौन सा आसन है वहाँ? पद्मासन है, सिंगल आसन पद्मासन है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हमारी आसन की सीरीज कंप्लीट हुई, ठीक। अब इस आसन की सीरीज में भी क्या अलग कर लेते हैं, वो कौन से आसन है जो ध्यानात्मक है, तो ध्यानात्मक सभी में है, ध्यानात्मक हमारे सभी में है, ठीक। फिर आते हैं इसमें कि जो हमारा ध्यानात्मक को अलग कर दिया, फिर शवासन सब में नहीं है। शवासन कहाँ कहाँ है? हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, यहाँ शवासन है आपका, ठीक। तो 2 कैटेगरी अलग कर ली गई, ठीक। एक कैटेगरी फर्स्ट हो गई ध्यानात्मक में, दूसरी हमारी विश्रामात्मक में। तो केवल एक जाता है, हम लोग अलग से कुछ भी जैसे हम लोग बालासन, मकरासन या हम लोग योग निद्रा, ये सब जब कनेक्ट करते हैं तो हो तो सकता है, लेकिन रेफरेंस बुक नहीं है ये। रेफरेंस बुक का मतलब जब आपके मान लो हठ योग देखा जा रहा है तो वहाँ पर ये नाम नहीं है। इतनी बात क्लियर हो रही है? हमने अभी क्या बोला सबको, ठीक है। तो वहाँ पर इनको नहीं रखेंगे। फिर आते शरीर संवर्धनात्मक, जो शरीर संवर्धनात्मक है उसमें भी एक कैटेगरी अलग की जाती है। कैसे की जाती है? बैठने वालों को अलग किया जाएगा, ठीक। पेट के बल लेटने वाले को अलग किया जाएगा, पीठ के बल को अलग किया जाएगा और खड़े होने को अलग किया जाएगा। अब आपने एक बार केवल आपको ध्यान से लिखना है इसको, उसके बाद आप देखेंगे पूरे जीवन आप इस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो क्लियरिटी वाली चीज़ होती है, हम लोग जैसे बोले ना कि एक ही चीज़ के सारे डायमेंशन को अलग कर दो, तो वो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। बाकी आप सबकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन कहाँ अभी यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि एक ही चीज़ में अगर वेरिएशन देखने हो कि हम कहीं से अलग कर पाएँ और जिससे कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे हमारे अंदर, तो उसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें प्रॉब्लम अब कुछ नहीं है, आपने केवल आसन वाली चीज़ को लिया मितन, उसको ऐसे कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि केवल हमने घेरण संहिता उठाई या हठ प्रदीप का कोई एक बुक उठाई, कुछ भी एक बुक उठा ली, तो उसमें जाके पहले उसके जो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चैप्टर्स हैं उनके नाम लिखे। अब नाम में भी हमने देखा कि जो फर्स्ट चैप्टर है, मान लो यहाँ 15 आसन है, तो 15 आसन को 3 कैटेगरीज में पहले डिवाइड कर लीजिए, ठीक। 3 में से अब जो शरीर संवर्धनात्मक है
उसमें भी 3 या 4 कैटेगरीज वहाँ बन जाएंगी। कौन कौन सी? बैठने वाले, खड़े होने वाले, पेट के बल, पीठ के बल, वो होगा जाकर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल एक प्रॉपर चीज़ आपके सामने आ गई कि अब आपको सोते हुए भी कोई पूछेगा तो आपको कंफर्म होगा कि कौन से आसन। फिर जितने भी हमारे प्रैक्टिकल पार्ट होते हैं, वो चाहे आसन हो, प्राणायाम, मुद्रा, बंद और नादानुसार, वहाँ तक जाएंगे। तो इसमें ये देखा जाता है कि किन आसन से अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली या घेरन संहिता। ध्यानात्मक आसन तो सबको पता है कि कुंडलिनी जागरण का सोर्स है। जितने भी ध्यानात्मक आसन, ध्यानात्मक का मतलब ही है कि राजयोग से कनेक्ट होना, जितने भी ध्यानात्मक आसन। फिर जब शरीर संवर्धनात्मक में देखते हैं तो यहाँ देखेंगे कि किन आसन से कुंडलिनी का जागरण हो रहा है। तो एकमात्र हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्रासन, घेरन संहिता में भुजंगासन, ठीक, हठ रत्नावली में भी मत्स्येंद्रासन। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे किसके लिए? कुंडलिनी जागरण के लिए। और जब कुंडलिनी जागरण की कहीं बात हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी जो तीनों नाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी? ब्रह्म नाड़ी, विष्णु नाड़ी और जो हमारी रुद्र, वो ग्रंथि है, सॉरी नाड़ी में है। तो ये सब क्या है, और या हम लोग ये बोले कि वात पित्त कफ तीनों एक साथ संतुलन में है, या सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब संतुलन में। अब इनको किसी भी शब्दों के साथ पूरा ओवरऑल कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपको पूरा समझ। जैसे मान लो अभी हमने पूछा कि कौन सा प्राणायाम है जो कुंडलिनी जागरण का सोर्स है, तो एकमात्र है भस्त्रिका, कुंडलिनी जागरण का सोर्स है। बाकी जो उसमें हम लोगों को नहीं करने हैं वो भी कुंडलिनी जागरण के सोर्स है। लेकिन एक वो जो सामान्य से लेकर योगियों तक के लाइन में चला जाए या योगियों तक के अभ्यास में जाए तो वो हमारा कौन सा है? भस्त्रिका है। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग मुद्रा की बात कर रहे हैं तो कुंडलिनी जागरण में कौन सी मुद्रा काम कर रही है? खेचरी मुद्रा, ठीक है, और शक्ति चालनी मुद्रा। ठीक, ये कुंडलिनी जागरण में काम कर रही है। पहले खेचरी मुद्रा, ठीक, वन वे आंसर, फिर सेकंड में हमारी जाएगी। तो जो सेकंड है वो उसको क्यों नहीं हम कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो योगियों की मुद्रा है। खेचरी मुद्रा सामान्य से योगियों की मुद्रा में जा सकता है। फिर हम लोग अब बात करें और आगे देख लें इसमें कि हम लोग देखें नादानुसंधान। तो नादानुसंधान यहाँ पर क्या है? ये कुंडलिनी जागरण का प्रॉपर सोर्स है, 1 by 1, जो वहाँ पे आरंभावस्था, घटावस्था, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे 1 by 1 सोर्स बन रहे हैं। तो ये इन सब को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए जाते हैं। फिर आप सीक्वेंस, अब एक सीक्वेंस क्या हो गया कि हमने आसन का सीक्वेंस एक बुक का देख लिया, प्राणायाम का हमने एक का देख लिया। अब जब हमने उसके प्रॉस एंड कॉन्स को भी देख लिया, और हमने कल एक बात और बोली थी, जब आप कोई भी आसन की लिस्ट बनाएंगे, प्राणायाम की बनाएंगे, तो अभी मीता में मेरे समझ से सबसे सरल जो तरीका है, फिर वो धीरे धीरे आप लोग सब कर लेंगे क्योंकि आपका सबका ऐसा कैलिबर है। आप क्या करें, पहले एक बुक को उठाएंगे, ठीक, फिर जब एक बुक को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर लिया, दूसरी को डिफ़ाइन कर लिया, तो ओवरऑल जा कर के एक बड़ा पेपर लेंगे चार्ट का, और उसमें सभी बुक के नाम लिखेंगे ऊपर, और उनका एक एक ब्लॉक बनाएंगे और नीचे डिवीज़न करते जाएंगे उसका, जैसे सट उसका करते हैं, सटकर्म का करते हैं, ठीक है। तो ये पहले अलग अलग कर लिया तो वहाँ क्लियर हो गया, फिर एक साथ कर लिया जाकर। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जब यहाँ पर चाहे वो सटकर्म का देखेंगे, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी है, सबने लगभग पढ़ा है तो सबने ध्यान भी दिया इस बात पे कि जैसे जब आप बना रहे हैं तो यहाँ पे त्राटक है, तो त्राटक के क्या लाभ हैं? हठ प्रदीपिका में, फिर घेरन संहिता में और हठ रत्नावली में। तो इसमें देखेंगे एक लाभ सेम है, दो के शब्द चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे जल नेति के 2 लाभ सेम है, एक बदल रहा है। तो जब 3 हमने लिखे हठ प्रदीपिका, तो पहले एक बुक का लिखेंगे आप पूरा मितावन, ठीक है, और एक सिस्टम से पूरा लिखेंगे। यदि आपने सिस्टम से एक बुक को कंप्लीट कर लिया तो अब कहीं से कोई सीक्वेंस आपका आ जाए, कहीं मिस नहीं होगा। लेकिन उसके फिर वही कि उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अलग करते जाएंगे। पहले कॉमन हमने लिख लिया 1 by 1 कि क्या करना है, किसका क्या लाभ है, और लाभ कैसे लिखेंगे? शब्दों में लिखेंगे, ठीक है।
जैसे वायुगोला लिखा हुआ है, तिल्ली लिखा हुआ है, प्लीहा लिखा हुआ है, तो ये शब्द लिखेंगे जाकर, तो ये तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये लाभ में आ रहा है। और यदि लग रहा है कि क्योंकि जितने भी आसन हैं वहाँ बेनिफिट्स दिए हैं, निषेधात्मक पार्ट नहीं दिया हुआ है जो रेफरेंस बुक में है, तो उनके शब्दों में लिखेंगे जाकर। फिर जब मान लो कि आपने घेरन संहिता को पहले कंप्लीट किया, फिर आपने हठ रत्नावली या हठ प्रदीपिका को बनाया, बुक को मेंशन किया, तो वहाँ क्या करेंगे, हठ प्रदीपिका के बारे में पूरा लिख लेंगे, फिर और हठ रत्नावली के फिर एक की नोट्स बनाया जाता है। की नोट्स में कॉमन जो वर्ड्स हैं वो एक जगह रखे जाते हैं कि जल नीति का जो फ़ायदा है, लाभ है, वो हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता का कॉमन वाला पार्ट कौन सा है। ठीक, जैसे ही आपको इतना समझ में आ गया कि सबको अलग देख लिया, देखने के बाद कॉमन पार्ट अलग कर लिया, अब आपको मैचिंग में कुछ भी आ जाएगा तो आपको क्या क्लियर है कि कॉमन से कॉमन एक जगह पता है, इसका मतलब जो नहीं है ये इस बुक का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको वहीं से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो अभी मीता में पूरे मन से जो आपको 1-2 दिन का टाइम लेना है, भले आप इसमें अभी ना करो क्योंकि जिसमें आप कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर लो, तो उसको पहले घेरन संहिता का पूरा बनाना। और अब जब बनाना तो आप क्या करेंगे कि एक बार हमें दिखा देंगे, बस एक आसन का बनाते ही हमें दिखा देंगे, फिर हम आपको 1-2 चीज़ें और कंफर्म कर दें कि जब नोट्स बनाते हैं तो उनमें एक की नोट्स के कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, एक एरो वाला सिस्टम है और एक नीचे वर्ड को कनेक्ट करना है कि ऊपर करना है, ये भी सिस्टम उसी में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, तो वो सीक्वेंस कहीं का कुछ भी आएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी बनाएंगे, जब आप 2-4 बार हमको दिखा लेंगे फिर खुद से ही बनाने लगेंगे। फिर कुछ ऐसा कठिन, कुछ क्या होता है, नोट्स सब लोग बनाते हैं पर नोट्स में भी कुछ तरीके होते हैं जो इतना इजी लगते हैं कि ऐसा लगता है ऐसे भी नोट्स बनते हैं कि कहाँ किसको डिफ़ाइन किया गया है, बिल्कुल एक चिट में पूरा बुक को डिफ़ाइन कर लिया जाता है। ठीक है, अभी आप हमको पूरा हठ प्रदीपिका दीजिए, घेरन संहिता दीजिए, बस एक इतना बड़ा पेपर दीजिए हाफ, उसी में हम पूरा डिफ़ाइन कर लेंगे और पूरा ऐसा कि कोई प्रोफेसर भी पढ़ाना चाहे उसी से पढ़ा देगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं आता, कई बार वर्क किया है इतने बार तो इस कारण, तो वैसे आप लोग भी कर लेंगे क्योंकि अब आपको सब में जितने लोग हैं या और जो भी नहीं भी हैं सबको समझना आ गया पूरा। ठीक है, जब समझना आ गया पूरा तो इसका मतलब की नोट्स मुश्किल से 10-15 दिन लगातार किसी भी बुक से बनाएंगे तो फिर एक मेथड आ जाएगा। हो सकता है हमसे भी कुछ अच्छा आपके अंदर से कुछ क्रिएशन आ जाए। ठीक है, एक मेरे आइडियाज़ हैं और जब खुद में काम किया जाता है तो हमसे भी अच्छे आइडियाज़ निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो जिस सब लोग बनाते समय जैसे ही फर्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे तो हमें से निकाल देंगे, तो हम उसको देख लेंगे, तो वहीं पर हमें जो बताना है वो बता देंगे, तो फिर आप दूसरे में उसको ठीक कर लेंगे जाकर। ठीक है, तो मीज़रमेंट और सबके लिए पहले एक बुक का बनाएंगे, फिर सभी बुक्स को ओवरऑल जाकर एक चार्ट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक लड़की है, उसने का हो नहीं पाया, कुछ उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी, शायद मेरे समझ से अपर्णा मैम ने उसको देखा है, क्या बोलते हैं, अगर उसके पास होंगे तो एक दिन उससे पूछते, मेरा फ़ोन ये चेंज हो गया था इसलिए उसके पास ना, उसने क्या किया था कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इतने बढ़िया नोट्स, तो मेरी समझ से बस हमने उसको आइडियाज़ दिए थे, मतलब लेकिन मेरे आइडियाज़ से उसने कम से कम 50% और अच्छा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नोट्स बनाए थे। यदि मेरे पास कोई व्यक्ति होता उस समय पे ये टेक्निकल काम करने वाला, तो हमने उसका सोचा था कि इसकी चीज़ों को हम अपने उसमें रख लें। मतलब ऐसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नोट्स आपने अभी तक कहीं पढ़े सुने और देखे नहीं। ठीक, मतलब एक जगह उसका अगर एक नोट्स देख लो, उसको हमने जैसा समझाया था, मतलब एक होता हमने समझाया फिर उसने अपने आइडियाज़ उसमें जो लगाए, तो एक पॉइंट उसका देखने पर आपको लगेगा ये सिस्टम को अब हमें जीवन में किसी से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आप सब भी बनाएंगे करेंगे ना, तो यही चीज़ें निकल के आएंगी। और अगर कभी लगा हो सकता हो कुछ हमने मंगाई हैं चीज़ें, उसमें अगर मिल जाती है उसकी चीज़ें तो रखेंगे, नहीं होती है तो फिर हम लोग यही बनाएंगे। ठीक है, बोलेंगे तब मैम मैं यही कह रही थी कि एक बार एक सैंपल मिल जाता तो थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती है उससे। अच्छा, हम एक आइडिया देते हैं सबको, आज सब लोग केवल घेरन संहिता थोड़ी बड़ी बुक उसको हटाओ, केवल आप जितने लोग हैं, रचना जी, मोनिका मैम और मीता मैम, अपर्णा मैम, जिसको भी टाइम लगता हो, केवल आप 15 जो आसन हैं इनको एक पेज में डिफाइन करो। कैसे करोगे? केवल एक पेज में अपना जितना अच्छा
माइंड यूज़ कर सकते हैं। एक पेज में केवल इतना काम है, केवल एक पेज उठाया और उस पर दिखाना है। अब वो करके दिखाएंगे, हम देख लेंगे फिर हमें कहाँ किस में सुधार की आवश्यकता है। किसी के हो सकता है हमसे अच्छे आइडियाज़ होंगे तो हम फिर अपने नहीं यूज़ करेंगे, नहीं होंगे तो फिर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सब करेंगे। तो ये हमको आज सोने से पहले आप सब दे देना, और नहीं दे पाना तो कल 12 बजे तक दे देना। बस केवल एक पेज इतना काम करके हमको देंगे, फिर हम उसी से आपको चीज़ बता देंगे कैसे कनेक्ट करना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक। और अभी कोई इससे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ ठीक है मैम, अभी इसमें काफी कुछ बाकी है। अभी मैंने इसमें पहला पार्ट डील किया है, तो मैं सोच रही हूँ A4 साइज शीट है, तो जिसमें चित्र के बारे में जिस बात में आ रहा है, तो मैं सीक्वेंस वाइज उसको करके और पूरा नीचे तक जब सब लोग चित्र बनाना तो पहली चीज़ एक बार चित्र का डायग्राम बनाना। ठीक, कैसे बनाएंगे चित्र का डायग्राम? केवल एक कम से कम 5 सर्कल बना देंगे, अंदर फिर बाहर फिर बाहर फिर बाहर, ऐसे 5 सर्कल बना देंगे। ठीक है, फिर अंदर वाले सर्कल पे लिख देंगे जाके चित्र, जो सबसे छोटा है। ठीक, बाहर वाले में क्या करेंगे, जब 5 जो सर्कल हैं उसके बाहर एक की पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का स्रोत। वो क्या है? विचार, वृत्ति। हम लोगों की वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहाँ से बनती हैं? जितने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप अभी इस क्लास में बैठे हैं तो यहाँ वृत्तियाँ कौन सी बनेंगी? आप चाहें भी कि नेगेटिव हम क्लिष्ट लेकर आएँ तो भी क्लास का माहौल है, चाहे वो प्रेशर में हो और चाहे वो हमारे एक्सेप्टेंस में, दोनों में ही आप क्या करेंगे, वृत्तियाँ कौन सी जाएंगी? अक्लिष्ट जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, जितने हमारे विचार हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? वातावरण से। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, सामान्यता क्या? वातावरण है। तो वो हुआ, फिर क्या हुए? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या हुए? थॉट्स आए। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फिर थॉट्स। थॉट्स में एरो लगा दीजिए 2, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। थॉट्स में क्या हो गया? वही वृत्ति विचार है, एक क्लिष्ट हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब उसका एक एरो लगाइए और लगा कर लाइए अपने 5 नंबर के सर्कल से नीचे, कि एक विचार आया तो सबके ऊपर एक डॉट डॉट करिए कि कैसे वेव्स, लहरें उठती हैं पानी में। यदि दूसरा विचार नहीं आया तो थोड़ी देर शांति रहेगी, और अदरवाइज एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जो विचार आ रहा है उसको एक एरो लगा के घुमा कर दिखाना कि चित्त उसका स्वरूप ले रहा है। ठीक, कोई विचार आया तो पहले क्या होगा? हलचल होगी हमारे पूरे, जैसे पानी में कंकड़ डाल दिया आपने, कोई भी, अभी पानी बिल्कुल शांत है पॉन्ड में, तालाब में, आपने एक कंकड़ डाला, बस चित्त को तालाब से सबसे बढ़िया दर्शा दीजिए कि एक तालाब है, शांत है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस उसमें जैसा कंकड़ जितने फोर्स के साथ डाला गया उतनी देर पानी में लहरें उठेंगी। और अब दोबारा कंकड़ नहीं डाला है तो क्या होगा? पानी जो है वो शांत हो जाएगा। बस यही चित्त है हमारा। जब तक वृत्ति सारूप्य मित्रत्व का मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही कोई वृत्ति आएगी तो चित्त उसका स्वरूप ले लेगा। वृत्ति नहीं आ रही है, कोई स्वरूप नहीं, शांत है चित्त। ठीक है, तो ये क्या है? ये चित्त को हमने दर्शाया। कभी आप कहीं समझाओगे तो चित्त को कैसे समझाओगे? या तो दर्पण से, आईने से समझाओगे, या फिर आप उसको तालाब से समझाओगे। ये 2 तरीके होते हैं समझाने के। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब जब हमने जो कुछ उसमें दिखाया है, अब उसको नीचे ले जाएंगे। चित्त त्रिगुणात्मक है। ठीक है, चित्त क्या है? त्रिगुणात्मक है। तो विचार किससे प्रभावित होते हैं? त्रिगुण जो हमारा चित्त है, कभी सतोगुणी विचार, कभी रजोगुणी विचार, कभी तमोगुणी विचार। रजोगुणी तमोगुणी विचार होंगे
तो चित्त में वृत्तियाँ कैसी उठेंगी? क्लिष्ट उठेंगी। और सतोगुणी होंगे तो अक्लिष्ट उठेंगे। ठीक, ये वो पैटर्न है जो एक पढ़ाने का पैटर्न है बेसिक, ठीक, जिसमें फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचता है, ना समझने में ना समझाने में। ठीक है, फिर चित्त को हमने दिखाया कि चित्त त्रिगुणात्मक हो गया। फिर यही हम लोग ने इसके पहले हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, और डेफिनेशन 2 ऊपर ही डाल देंगे, अथ योगानुशासन और योगाश्चित्त वृत्ति निरोधन। अब चित्त को वहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर जब हम लोग ने वृत्ति वाला दिखा लिया तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व किया। फिर हमने उसके नीचे लिखा त्रिगुणात्मक है। फिर त्रिगुणात्मक के नीचे हमने क्या किया? उसकी अवस्थाएं लिख दी चित्त की। ठीक, अब चित्त की अवस्थाओं में जितने हमारे क्वालिटीज़ हैं या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं वो लिखी हमने, रजोगुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का मिक्सचर। फिर हमने एकाग्रावस्था। फिर ये सब 5 जहाँ लिखेंगे, पहली फर्स्ट लाइन में चित्त की भूमियाँ अवस्थाएं, दूसरी लाइन में उनके जो मेरिट्स डीमेरिट्स गुण और अवगुण हैं वो डिफाइन किए, तीसरी लाइन में साधक का स्तर डिफाइन करेंगे और साधक के स्तर के साथ साधक की साधना डिफाइन करेंगे। और यहीं पर जहाँ साधक के स्तर डिफाइन करेंगे वहीं 22 नंबर का जो सूत्र है मृदु मध्य अधिमात्र, ये क्या है? साधक के स्तर का सूत्र है। ठीक है, फिर जो साधक हैं ये स्तर हो गया, तो ये वो बताया। फिर इनका जो फर्स्ट सेकंड जो 3 स्तर हैं साधक के, वो नाम लिख करके फिर वो कौन सी साधनाएं करेंगे। तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम 12 नंबर का सूत्र फर्स्ट कोटि के साधक। सेकंड क्रिया योग सेकंड चैप्टर फर्स्ट सूत्र। फिर हमारा जो थर्ड है पूरा अष्टांग योग 29 नंबर का सूत्र सेकंड चैप्टर। क्लियर हुआ थोड़ा सा कि कैसे इसको बना रहे हैं हम लोग? ठीक है, फिर नीचे अब क्या लिखेंगे? चित्त वृत्तियों के प्रकार लिखेंगे। और जहाँ हम लोगों ने ऊपर लिखा था चित्त त्रिगुणात्मक है, वहीं चित्त के पर्यायवाची भी लिख देंगे। कौन कौन से थे हमारे? प्रकृति, बुद्धि और दृश्य, ये सिनोनिम्स हैं। और इनका कार्य 2 एरो बनाएंगे, एक में उनका सिनोनिम लिखेंगे, दूसरे एरो में लिखेंगे चित्त क्या कर रहा है? पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों दे रहा है। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे? विशेषा विशेष लिंग परमाणु वाला सूत्र सेकेंड चैप्टर 19 का पूरा चित्त के जो 24 तत्व हैं प्रकृति के, उन्हें डिफाइन कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ चित्त वृत्तियों के प्रकार क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और फिर 5 जो नाम हैं इनके वो रखेंगे। फिर इसके बाद क्या रखेंगे? अब इसके बाद जो हमारे 5 नाम हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनको लिखेंगे। लिखने के बाद प्रमाण के जो 3 टाइप्स हैं उनको लिखेंगे। फिर उनका एग्जाम्पल लिखेंगे सबका, उनको फिर एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। ऐसा लग रहा है ना बहुत सरल था। जब पढ़ो तो लगता है सरल, इसीलिए हमने कहा था ना जब पढ़ाएंगे, जब एक एक दिन क्लास लेंगे तब अपने आप से समझ में आएगा कि इधर और उधर में क्या अंतर है। ये हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज़ें आती है, बस क्या है कि एक जगह पर अगर हमें सबको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाकी पूरा आप लोग कर लेंगे। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे? चित्त को देख रहे थे। अभी एक बार किसी को कुछ कहीं कनेक्ट करने में ना समझ में आया वो पूछ लीजिए। मैम इसमें पॉइंट्स नहीं रखने, इसके बाद में अभी तक जो आपने बताया उसके बाद चित्त वृत्तियों का अष्टांग योग से संबंध और क्रिया योग की अवधारणा, यह कामाख्या सर पीडीएफ में मैंने स्टडी किया था, तो मुझे लगा अगर वहाँ भी मेंशन है तो फिर ये आना ही है। नहीं, अभी हमने बोला था जो हमने चित्त को बता रहे थे, जहाँ साधक के स्तर लिखे हैं वहाँ पर हमने तीनों डिफाइन किए ना। प्रथम कोटि के अभ्यास वैराग्य,
द्वितीय में पूरा क्रिया योग लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए तो हमने साधक के स्तर वहाँ डिफाइन कराया। फिर तृतीय में क्या, पूरा अष्टांग योग है हमारा, ठीक है। अब चाहे तो जो क्रिया योग है उसको वहाँ डिफाइन कर दें नीचे जाकर एरो लगाकर, और जो अष्टांग योग है पहले 29 नंबर का सूत्र डालेंगे कि कहाँ मेंशन है, फिर 29 नंबर का सूत्र डालने के बाद पूरा अष्टांग योग वहीं ले जाना चाहें तो पूरा कंप्लीट हो गया। आपका कोई चार्ट एक बार देखेगा ना तो आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा कि आप पढ़कर कहाँ से हैं, ठीक है। ये हमने आज तक जिसका काम किया ना उससे हमको पता है, क्योंकि ये पूरा ना एक कनेक्ट करना, एक राजेश भैया है हम लोगों के इसमें, हमने अपने मतलब हमें नहीं पता था, उनको जब हमने अपनी चीज़ दिखाई तो उन्होंने पहली बार अप्रिशिएट किया कि ममता ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक, और इसका मतलब तुमने सही से स्टडी की है, क्योंकि हमको ये नहीं पता था। एक जगह पर अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आपको बात पूरी समझ में आएगी, और एक जगह पर आप नहीं कनेक्ट कर पाए और कुछ इनकम्प्लीट रहा तो समझना कि कहीं हमें बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये क्या हो, ये एक तरीका हो गया। अब जब यहाँ से पूरा इसको कंप्लीट करने के बाद दूसरा क्या होगा, चित्त था प्रकृति है, तो दूसरे में किसको डिफाइन करेंगे, पुरुष को डिफाइन करेंगे, ठीक। तो पुरुष के जितने कॉन्सेप्ट हैं उसको डिफाइन कर लिया। फिर क्या करना है, पुरुष विशेष को डिफाइन करने जाना, ठीक है। फिर पुरुष विशेष तीनों हो गए। अब इसके बाद किसको डिफाइन करना है, इसके बाद संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात को, और संप्रज्ञात में क्या होगा, जब संप्रज्ञात को डिफाइन कर लेंगे पूरे सारे ऑप्शन के साथ डिफाइन कर लेंगे, फिर संप्रज्ञात में क्या करेंगे, जितनी विभूतियां हैं वो कब प्राप्त हो रही हैं, संप्रज्ञात समाधि में हमारा संयम कनेक्ट हो जाता है, और सारी विभूतियां कब मिलती हैं, जब संयम होता है, ठीक है। तो विभूति में एक विभूति विवेक ख्याति भी हमारी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब संयम प्राप्त हो रहा है, संयम के साथ हमें संप्रज्ञात समाधि कनेक्ट हो रही है, तो पूरा विभूति पाद किससे कनेक्ट है, हमारे संयम करने पर कनेक्ट है। तो वहाँ आपको क्या करना है, बस सूत्र डालते जाएंगे किस पर संयम करने से कौन सी विभूति प्राप्त हो, ठीक। तो इतना आसान हो जाएगा योग दर्शन पढ़ना। फिर उसके बाद क्या कर देना है कि फिर संप्रज्ञात के बाद फिर वहीं असंप्रज्ञात पे आ जाएंगे, फिर सारे असंप्रज्ञात, बस 5 चीज़ों में आपका लगभग पूरा योग दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और एक जगह फिर आप कुछ से हम कुछ भी पूछेंगे या कोई आपसे कुछ भी पूछेगा आप उसको प्रॉपर बता पाएंगे, ठीक। एक मिनट आते से पहले मोनिका मैम का क्वेश्चन ले लें, बोले मोनिका मैम। जो ये हम पहले साधक के स्तर बताएंगे तो साथ साथ हम उसके सूत्र भी लेके उनको भी थोड़ा सा बताते जाएंगे। जैसे हम पहले उत्तम कोटि के साधक है तो अभ्यास वैराग्य, तो 1.12 वाला सूत्र है जो है, तो उसके बारे में भी बता देंगे कि अभ्यास वैराग्य, अभ्यास भी कैसा हो वो भी बताएंगे उसके आगे थोड़ा सा। इसमें बस क्या बताएंगे अभ्यास और वैराग्य में कि वैराग्य कब घटित होता है, जब विवेक जागृत होता है। हमने बताया था संप्रज्ञात समाधि में विवेक ख्याति वृत्ति काम कर रही है, तो जब विवेक जागृत होता है तो वैराग्य किससे आता है, संसार में क्या शाश्वत सत्य है और क्या असत्य है। तो शाश्वत सत्य क्या है, इटर्नल ट्रुथ क्या है हमारा, डेथ है केवल, ठीक है। तो इसलिए हमें वैराग्य आया विवेक ख्याति से कि जब केवल मृत्यु सत्य है तो फिर हम अपना कोई कर्म खराब क्यों करें। जब मृत्यु सत्य है तो हम अपना इस संसार में कोई भी कर्म क्यों खराब करेंगे, ठीक है। तो ये वैराग्य आया। तो इसका मतलब हुआ कि संसार में हमें जो मिला है, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हम सबका सदुपयोग करेंगे, ठीक है। ये है वैराग्य। तो ये क्या है, प्रथम कोटि के साधक इसलिए किसकी साधना करने जा रहे हैं, वैराग्य किसका हुआ है कि मृत्यु सत्य है और संसार से वैराग्य हो रहा है, तो केवल सदुपयोग करेंगे संसार का, और मृत्यु के को कितना सुंदर बनाया जा सकता है बस उसके स्तर पर कार्य करना है। तो ये प्रथम कोटि के साथ, तो मृत्यु को सुंदर कैसे बनाएंगे, संसार का सदुपयोग करेंगे और समस्त कर्मों को ईश्वर पर निदान कर देंगे। तो फर्स्ट कोटि के साधक हो गए, ठीक। ये लाइन को आप आराम से मेंशन कर लेंगे। फिर सेकंड में और वहाँ लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने क्या बताया था, जो हमारे चित्त की भूमियों के साथ ये कनेक्टिविटी चल रही थी, तो वहाँ पर ये संप्रज्ञात समाधि कौन से साधक का स्तर हुआ, मृदु, मध्य और हमारे 3 साधक के। तो पहले विक्षिप्त अवस्था में साधक हो गए हमारे, जो थर्ड में आ गए। फिर हमारे फर्स्ट में थर्ड जो रजोगुण तमोगुण था उसमें अष्टांग योग आया।
फिर विक्षिप्त में क्रिया योग आया, फिर संप्रज्ञात में हमारा क्या आया, सीधा सीधा अभ्यास और वैराग्य आया। फिर इधर हमने क्या किया कि उनको कनेक्ट कर दिया प्रॉपर जाकर कि कैसे अभ्यास वैराग्य जो हमारा है वो है क्या, ठीक, वैराग्य किससे हो रहा है ये भी तो बताना पड़ेगा, और अभ्यास किसका करेंगे, तो वैराग्य हो रहा है हमारा जो हमें मृत्यु शाश्वत दिख रही है और संसार असत्य दिख रहा है, तो संसार का सदुपयोग करेंगे, ये वैराग्य में आया। और जो हमारा अभ्यास है वो मृत्यु को श्रेष्ठ बनाने के लिए सारे अभ्यास करेंगे। और फिर इसका मीन्स क्या हुआ कि सारे कर्म इसी संसार में करेंगे और ईश्वर प्रणिधान करेंगे। फिर ये क्या हो गया, यही जो चित्त की अवस्थाएं हैं, कि आखिर साधक के स्तर क्या है, हम ही लोग तो साधक हैं, इसमें से साधक तो हम ही लोग होंगे ना, चाहे वो निम्न में आए, चाहे मध्य में आए, चाहे उच्च में आए, साधक तो हम ही लोग हैं, ठीक है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए वो डिफाइन करेंगे। तो केवल आपने ये वाले चित्त को डिफाइन कर लिया सीधा सीधा, तो आप समझ लेना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। फिर हम पुरुष को जब आप करोगे तो उसको कनेक्ट कर देंगे, अब बोलेंगे जैसे मध्यम कोटि में जब हम आएंगे तो क्रिया योग पे हम आएंगे, क्रिया योग आएंगे, और क्रिया योग का फल क्या है, क्या हो रहा है, फल मिल रहा है, वो भी हम यहीं पे ले आएंगे, यहीं पर लिख देंगे क्रिया योग क्या है, क्रिया योग का फल क्या है। तो क्रिया योग क्या है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप क्या है, अपने संकल्प के को पूरा करना, जो भी हमने कार्य लिया है योग साधना के लिए उसको पूरा करना। तो जितने भी तप पूरे होंगे, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग्य, इनके लिए एक सूत्र नोट कर देंगे। सफलता कब मिलेगी, अभ्यास, वैराग्य, सतु दीर्घकाल निरंतराया सत्कारा से भी तो दृढ़। इसके बिना किसी भी साधना में सफलता असंभव है। कौन सा सूत्र है, 1 का 14 नंबर का सूत्र, ठीक है। जहाँ साधक के स्तर लिख रहे हैं बस उसी जगह पर ये सूत्र डाल देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट। आप बोलेंगे हाँ मैम एक आराम से बोलिए, बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। हाँ बोलिए मैम। जब अधम कोटि के साधक हैं तो उनके लिए अष्टांग योग जब बताएंगे तो अष्टांग योग के यम से क्या होना है, महाव्रत क्या है, वो भी यहीं पे डिफाइन कर देंगे, और नियम के भी जो है पूरा कॉन्सेप्ट एक जगह कंप्लीट हो गया आपका। क्योंकि अभी हमने आपको क्या बोला, 5 जो नाम बोले हैं इन्हीं के साथ पूरी योग दर्शन को कंप्लीट करना है। तो पूरा अष्टांग योग यही हो गया हमारा। आखिर अष्टांग योग क्यों पढ़ते हैं, साधक का स्तर के लिए तो पढ़ते हैं कि सामान्य साधक किसका अभ्यास करेंगे और एक एक अभ्यास करने के बाद उन्हें क्या फल मिलेगा। और आज एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जैसे जब हम लोग सुनते हैं कि हमने जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पूरा जब देख लेते हैं तो हम कोई भी साधना करेंगे उसमें क्या होगा कि हमें हमारी जो ऊंचाई है या जो गहराई है, ऊंचाई है या जो गहराई है, दोनों ही अच्छी होंगी, ठीक है। तो सत्य का पालन करें, अहिंसा का पालन करें, अस्तेय का पालन, कुछ भी करें तो इनसे जो लाभ हो रहा है ये सब क्या है, हमारी विभूतियाँ हैं। इनसे जो भी लाभ हो रहा है वो सब किस में काउंट होंगे, विभूतियों में काउंट होंगे, ठीक है। और विभूतियाँ क्या हैं, हमारे अध्यात्म में बाधक तत्व हैं। लेकिन साधक क्यों हैं, क्योंकि कैसे हमें पता चलेगा कि किसका अभ्यास करने से हमें मिला क्या है और कैसे हमारी वृत्तियाँ क्लिष्ट से अक्लिष्ट आई हैं, ठीक है। तो इसलिए वो साधक हैं। लेकिन साधक कहाँ तक है, केवल संप्रज्ञात समाधि। साधक कहाँ तक है, केवल संप्रज्ञात समाधि में। लेकिन असंप्रज्ञात के लिए सारी विभूतियाँ क्या हैं, बाधक हैं। तो हमारा मोक्ष कहाँ कन्फर्म होगा जाकर, जब हम इन सब से बाहर आएंगे। तो सबसे बाहर आने में क्या हो रहा है, विवेक ख्याति से बाहर आ रहे हैं। और विवेक ख्याति से बाहर कहाँ आ रहे हैं हम लोग, संप्रज्ञात समाधि में। जब विवेक ख्याति से वैराग्य होगा तो हम कहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, असंप्रज्ञात में उपलब्ध होंगे। मतलब मोक्ष और मुक्ति का मीन्स है अच्छे और बुरे दोनों से मुक्ति, ठीक है। न ज्ञान का अहंकार है न मूर्खता का अहंकार है, अब कुछ नहीं बचा है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर है कि हम ये सारी विभूतियाँ क्या हैं, किसी से भी हमें कुछ मिले तो अष्टांग योग का भी अंतिम हिस्सा क्या है, समाधि है, ठीक। अभ्यास वैराग्य कर रहे हैं तो वहाँ क्या है, ईश्वर प्रणिधान है। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है, वो भी समाधि है, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया, विवेक ख्याति सरेंडर हो गई वहाँ पर भी, ठीक है। क्रिया योग में क्या है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वहाँ पर भी सरेंडर कर दिया।
ईश्वर प्रणिधान का मतलब विवेक ख्याति से वैराग्य हो गया। तो अब यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। चलिए, अब किसने क्वेश्चन किया था डिस्कस, और भी कोई उनका में अभी कुछ और रह गया हो, सब लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि एक बार समझ आएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे उसमें। ठीक, बोलेंगे पढ़ना में फिर रचना जी से बात करें। अभी जो हम कह रहे थे प्रथम कोटि के साधक, द्वितीय और जो अधम तृतीय शब्द यूज करते हैं, ऋतु, मध्य और अधिमात्र भी करते हैं, तो अधिमात्र जो है वो प्रथम कोटि के होते हैं, फर्स्ट में आता। ठीक है। और ठीक है, और दीदी आपने अभ्यास को बताया कि अभ्यास हम जो करें मृत्यु को श्रेष्ठ बनाने के लिए, मतलब और वैराग्य क्या करेंगे कि जब हमें सीधा सीधा सा पता चल गया कि मृत्यु सर्टेन है, हमारी डेथ सर्टेन हो गया, बाकी चीज़ सर्टेन नहीं है, ठीक है, तो अब क्या करना है, तो हम क्या करेंगे। यदि आपको आज पता चले कि मृत्यु निश्चित है मेरी, तो अभी हम क्या करेंगे, सारे कर्मों को दूसरे ढंग से करना स्टार्ट कर देंगे। किसी को भी अगर ये पता हो, लेकिन अब हम लोग इस बात को भूलते क्यों हैं, ये हमारी कमजोरी है। ठीक है, भूलते क्यों हैं, मान लो हमें किसी की बात चुभ रही है, वो बात तभी तक चुभेगी जब तक हमें ये खुद में भरोसा नहीं है कि मृत्यु निश्चित है। यदि मृत्यु निश्चित है तो आप देख लेना, बड़े से बड़ी गलत से गलत बात से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हमें पता है इनकी बातों से होना क्या है। यदि मेरी गलती है तो सुधार कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभ्यास करना है, जो हम लोग सतु दीर्घकाल निरंतराय सत्काला सेवितो दृढ़ भूमि, तो अभ्यास किसका कर रहे हैं, सत्य बोलने का कर रहे हैं, अहिंसा का कर रहे हैं, अस्तेय का कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, शौच का, संतोष का, तप का, स्वाध्याय का, ईश्वर प्रणिधान, ये सब क्या सारे अभ्यास ही तो है हमारे जीवन में। ठीक है, ठीक, चलिए और बोलेंगे रचना जी, आप कह रहे थे कुछ। मैम इसमें निर्माण चित्त की अवधारणा वो कैवल्य में सबसे नीचे डील करेंगे। निर्माण चित्त को थोड़ा सा जब पुरुष की तरफ बात करेंगे वहाँ लेंगे जाकर, ठीक है, क्योंकि निर्माण चित्त का मतलब है कि जो पुरुष है वो, मान लो निर्माण चित्त का मीन्स ये हो गया, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, ठीक है, तो जब हमारी साधना का स्तर बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक बार अपना योग दर्शन उठाइए फटफट, इसको यहीं पर टू द पॉइंट देखिए, इसका मीन्स क्या है। 4 नंबर का सूत्र देखिए, निर्माण चित्तान अस्मिता मात्रा, उसमें क्या लिखा हुआ है, बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता से होते हैं। अस्मिता का मतलब क्या हो गया, जहाँ पुरुष और प्रकृति एक साथ जुड़ गए। ठीक है, अभी हम लोग केवल किसकी बात अभी कर रहे थे, यहाँ पे केवल प्रकृति से संबंधित हम लोगों ने सारी बात की। ठीक, यहाँ पे क्या बनाए हुए चित्त, मान लो जैसे अभी आप बैठे हो, तो अभी हमने कुछ बात की तो आप अपने लेवल पे मेरी बात समझ पाए, और इसी बीच आपसे आद्या ने कुछ कह दिया, सडन आद्या की बात आपको समझ में आ गई कि आद्या हमको बुला रही है या आद्या को भूख लगी है, तो ये क्या हो गया, निर्माण चित्त हो गया। ठीक, जबकि आपका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब आद्या आपकी आवश्यकता है, या ये कह दो वो आप पर डिपेंडेंट है, तो उसकी बात भी आपने ध्यान से सुनी। ठीक, और अभी ऐसे ही में ही आपके घर से फ़ोन आ जाए मम्मी के यहाँ से कि किसी का स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, तो आपका अचानक से वो भी पूरा इमेज डायरेक्ट बन जाएगी जाकर। ठीक है, जबकि पता है थोड़ी देर बाद ठीक हो गए तो हट भी जाएगी, लेकिन निर्माण चित्त का मीन्स हो गया जल्दी जल्दी से इमेज पड़ रही है, और वो इसलिए पढ़ रही है क्योंकि जिनकी बात हो रही है उनसे हमारे बहुत गहरे संस्कार जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये है निर्माण चित्त यहाँ पर। तो इसको जब पढ़ाएंगे तो इसको डीप में पढ़ाएंगे अब तो जाके। ठीक, तो बस एक आइडिया देता हूँ, बोलेंगे। फिर मैम जो तीसरे पाद में जो सिद्धियाँ हैं, फिर वो भी पुरुष से ही संबंधित है, क्योंकि पुरुष ही उन सिद्धियों का उपभोग करता है, इसलिए वो चित्त में नहीं है। फिर से बोलेंगे मैम जो विभूति पाद में जो विभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, वो भी फिर पुरुष से ही संबंधित है ना, पुरुष से संबंधित उनका रोल नहीं है। तो वो जब कल वाला चार्ट बनेगा उसमें लेंगे, तभी तो हमने बोला विभूतियाँ जहाँ संप्रज्ञात समाधि लिखेंगे वहाँ कनेक्ट करेंगे जाके। ठीक, यहाँ तो बस अगर आपने अष्टांग योग बता रहे हैं तो अष्टांग योग में किसका क्या बेनिफिट है वो बता दिया, ठीक है, लेकिन पूरी विभूतियों को कहाँ कनेक्ट करेंगे जाकर, संप्रज्ञात योग में। ठीक, समस्त विभूतियाँ संप्रज्ञात योग में कनेक्ट होने जाता है, और असंप्रज्ञात में क्या है कि कैसे उनसे वैराग्य हो रहा है, वो टॉपिक्स यहाँ कनेक्ट हो रहा है।
और अभी किसी का और कुछ भी कोई भी दिमाग में छोटे से छोटा क्वेश्चन आ रहा तो पूछ लीजिए। मैम पुरुष का जो डिफाइन करेंगे तो उसमें कौन कौन से सूत्र हम कनेक्ट कर देंगे? एक तो सारे ईश्वर वाले आ जाएंगे हमारे। अभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपको ही पता चलेगा पुरुष वाला हिस्सा कहाँ बचा। ठीक, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पुरुष वाले हिस्से में क्या लिखेंगे? पुरुष को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, पुरुष को किन किन नामों से जाना जाता है। फिर अस्मिता का अर्थ लिखेंगे। दृग और दर्शन का अर्थ क्या है, प्रकृति और पुरुष क्या है हमारे। ठीक है, जीवात्मा और जो शरीर और आत्मा का क्या है ये वहाँ लिखेंगे, क्योंकि पहले पुरुष को समझाएंगे किससे, एक अलग उसके नाम दिए, पुरुष के पर्यायवाची सिनोनिम दिए, फिर प्रकृति और पुरुष के साथ दिए। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इससे संबंधित फिर हम लोग सूत्र उठाएंगे। तो उसको हमें आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो भी बहुत डीप में है, तो उसको पूरा नहीं डालेंगे, पहले आप इसको करेंगे, इतना काम करेंगे। ठीक, अब आज हमने जितना चित्त के संदर्भ में बताया वो पूरा आपको बताया। तो उसको जितना अच्छे से आप डिफाइन कर पाए तो आप समझ लेना, फिर आप सरल होता जाएगा आपका, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, चित्त पर ही बेस्ड है। ठीक, और फिर एक चीज़ और भूले, देखो कल हमने 5 दिन से हम रिपीट कर रहे थे, एक चीज़ अभी और रह गई इससे, चित्त का अंता चतुष्ट है, वो नहीं लिखा है। जहाँ त्रिगुणात्मक को ये बताने जा रहे हैं वहीं लिखिए अंता चतुष्ट है। ठीक है, उसमें नाम तो लिखेंगे कि क्या क्या नाम होंगे वहाँ पर। और जितनी सतोगुणी वृत्तियां हैं सब क्या हैं, अक्लिष्ट। रजोगुणी तमोगुणी सब क्लिष्ट में जाएंगे। ठीक है, चलिए अपर्णा में पूछे, फिर कुछ चीजें बताते हैं। बस एक सवाल और था, आपने जो चित्त की भूमिया है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्धावस्था, तो इसमें विक्षिप्त में आपने बोला क्रिया योगों का, और एकाग्र अक्लिष्ट वृत्ति होगी और सतोगुणी होगा, निरुद्धावस्था में अक्लिष्ट भी समाप्त हो गई, और क्षिप्त और मूढ़ दोनों में अष्टांग योग होगा निम्न कोटि के साथ। ठीक है, और यही मृदु, मध्य और नीचे अधिमात्र में आ गए। ठीक है, चलिए इसमें हमने आपको बोला था कि जो, हाँ बोलेंगे उनका मैम, समाधि साधन पाद में 20 नंबर का जो सूत्र है उसमें पुरुष के जो है पर्यायवाची भी बताए हुए हैं, तो हम इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं जब हम पुरुष को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तब करेंगे, तब कर सकते हैं, तब करेंगे। क्योंकि अभी एक चीज़ को आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि अलग क्या किया है। तो एक बार प्रकृति को पूरा समझ लिया, एक बार पुरुष को पूरा समझा, फिर ईश्वर को हमने समझा, ईश्वर से संबंधित जितने सूत्र हैं हमारे, ईश्वर को किन किन नामों से जाना जाता है, सातिशय है कि निरतिशय है। ठीक है, ऐसे करके सबको अलग कर लिया वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये तीनों हो गए, पहले प्रकृति, फिर पुरुष विशेष हो गया। अब इन्हीं तीनों से कनेक्ट होकर हमारा संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात बनेगा। फिर जितने सूत्र बचे वो किससे बचे, संप्रज्ञात। पूरा विभूतिपाद क्या है, संप्रज्ञात समाधि का रिजल्ट है। ठीक है, और जो हमारा वो है कैवल्यपाद है, वो क्या है, विभूतिपाद से वैराग्य या संप्रज्ञात समाधि से बाहर आने की अवस्था, 4th चैप्टर है, कैवल्यपाद है हमारा वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक इसमें और पॉइंट देखते हैं कि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, 4 प्रोसेस ऑफ माइंड, इसको ध्यान से वहाँ पर लिखेंगे। उसको हम फिर से रिवीजन में ले रहे हैं क्योंकि सब नोट्स बनाने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग को लगे कहीं कुछ भूले हैं तो सुन लेंगे जाकर। जो 4 प्रोसेस ऑफ माइंड है, चित्त के लिए बोला जा रहा है। चित्त का इंग्लिश मीनिंग माइंड ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, चित्त का जो इंग्लिश मीनिंग है वो माइंड ही कनेक्ट किया जाता है। तो जो हमारा चित्त है, तो चित्त के अंदर अंता चतुष्टय आता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है सबको कि चित्त के ये अंता चतुष्टय पार्ट किसका है। अंता चतुष्टय चित्त का पार्ट है। अब चित्त का पार्ट होते हुए भी यहाँ चित्त का एक अपना स्थान भी है। ठीक है, एक मान लो हमारा एक ओवरऑल एक हमारे पास रूम है, उसके अंदर भी 4 बेड पड़े हुए हैं। ठीक है, अब 4 बेड में उनके नाम है, कौन व्यक्ति किस बेड में लेटेगा। ठीक है, तो
तो फिर वो हो गया। तो वहाँ वो वर्किंग के अनुसार या जो भी उनको डिजीज़ के अनुसार रख रहे हैं एक एग्जाम्पल में। तो यहाँ जब हमने चित्त बोला तो वो क्या हो गया, पूरा इसका एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लो हम लोगों से पूछा जाए, आप लोग दिल्ली में हैं, ठीक है, तो दिल्ली में पूछा जाए कि आप दिल्ली में हैं, तो आपसे कहा जाए आप कहाँ रहते हैं, तो मोनिका मैम ने कहा कि रचना जी दिल्ली में रहती हैं, ठीक, और अपर्णा मैम ने कहा रचना जी भारत में रहती हैं। दोनों सही है क्या गलत है? दोनों सही, ठीक। यही चित्त को डिफाइन किया कि पहले चित्त क्या है, पूरा भारत है, फिर भारत के अंदर भी चित्त है। तो चाहे आप पूरा चित्त बताएं या चित्त के 4 डायमेंशन में, भारत के अंदर दिल्ली बताएं या दिल्ली में, दिल्ली भारत के अंदर है, दोनों वही बात होगी, ठीक। अब देखते हैं कि इनका जो वर्क है उसे देख लेते हैं। वर्क क्या है, सबसे पहले देख रहे हैं माइंड, जो हमारा मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार। तो जो मन है, मन क्या करता है, मन को कहा जाता है जो अपने अनुसार सब काम कर रहा है। मन क्या कर रहा है, और मन में, मन को कुछ भी मतलब नहीं है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। मन क्या है, एक तरह की एक एनर्जी है जिसको आप अच्छे काम की तरफ रख दो। अभी आप कह दो थक गए हैं, आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स में बॉडी आपको अलार्म देना शुरू कर देगी, आप थक गए, ठीक। आपने जैसे ही सोचा कि नहीं अभी सब ठीक है, अभी हम थके नहीं हैं, अभी हम काम कर सकते हैं, आप देखेंगे अभी भी आपके अंदर काम करने की एनर्जी होगी। तो ये क्या है, ये वो छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम केवल ये समझना है कि हम सोच क्या रहे हैं। तो मन को कुछ लेना देना नहीं है, उसको आप जो कहेंगे वही वो मानेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मन के अनुसार हम ना चले, मन हमारे अनुसार चले। क्योंकि जब मन के पास कोई नियंत्रण नहीं है, तो जिसके पास भी नियंत्रण नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसका डिसीजन गलत और सही दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, जब हमें पता ही नहीं, नियंत्रण है नहीं, तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि उसका डिसीजन, जिसके पास हमें लगे कोई लगाम नहीं है, तो हम तो यही हम लोग मान कर चलेंगे, फिर इसको हम अपना काम करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो मन क्या कर रहा है कि मन केवल, चाहे विचार के लेवल पर देखिए, आप ऐसे बैठ जाइए, थोड़ी देर आप 1-2 नकारात्मक विचार करिए, और यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो देखिए आप अगर 3 घंटे बैठ जाइए तो नकारात्मक विचारों की दुनिया में डूब जाएंगे, ठीक। और सकारात्मक विचार करिए, आप केवल ऐसे सोचना शुरू करिए कि मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ है। आप 1-2 और मन अकेले बैठ के खुश होता चला जाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ बन के खड़ी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये मन का के कार्यों का रिजल्ट है। फिर जो हमारा चित्त है वो क्या करते हैं, जो भी मन सोच रहा है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ जा रही है, चित्त पर जा रही है। और लंबे समय तक किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जाकर चित्त में संस्कार पड़ेगा, संस्कार भाग्य में बदल जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ में यदि अपने जीवन में भी बदलाव लाना है, कोई भी चीज़ अपने जीवन में बहुत टिपिकल लग रही हो, यदि आप 9 मंथ्स संकल्प के साथ एक समय पर उस चीज़ को ठीक करने के विचारों को यूनिवर्स में फेंकना शुरू कीजिए, डालना शुरू करिए। 9 महीने में या तो परिस्थिति बदलेगी, या तो मना स्थिति बदलेगी, या तो वो इंसान बदलेगा। 3 में से एक घटना निश्चित एक अकाट्य सत्य है ये यूनिवर्स, ठीक है। इसमें आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है ये कोई मैटर नहीं, बस उसके बीच में हमें कोई नकारात्मक विचार लेकर नहीं आना है, जिसके लिए हमने ये संकल्प उठाया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब हमने किसमें देखा, जो चित्त में यदि हम कोई प्रारब्ध को बदलने जा रहे हैं तो एक नई फाइल कैसे रिकॉर्ड करें। तो फाइल रिकॉर्डिंग का प्रोसेस क्या था, फिर मन था, क्योंकि विचार हमने क्या किए, क्लिष्ट से अक्लिष्ट किए, वहाँ पर जो विकल्प थे उनको संकल्प में बदला, और उस संकल्प पे हमने सतु दीर्घकाल निरंतराया सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमिका के अभ्यास किया। तो जो फाइल हमारी चित्त में जो रिकॉर्डिंग है, जो नेगेटिव थॉट्स के साथ, या जो भी हमारे सामने माता पिता बच्चे हस्बैंड, हमारा स्वास्थ्य कुछ भी हो, वो सब क्या हो गए हैं, जो गड़बड़ हो गए थे उनमें एक सुधार की प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे चित्त पर फाइल चेंज होने में टाइम लगता है।
ठीक है। तो अगर हम 9 मंथ्स लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो फाइल को चेंज किया जा सकता है। फिर यहाँ पर क्या है, तो चित्त में क्या है, फाइल को चेंज भी किया जा सकता है और फाइल को ख़राब भी किया जा सकता है। जो रिकॉर्डिंग है, आप किसी पर आप डेली आप केवल पता है जो साधक लोग क्यों कमज़ोर पड़ते हैं, क्यों जो ईमानदार लोग कमज़ोर पड़ते हैं, क्योंकि ईमानदार जिस व्यक्ति की एक बहुत गलत आदत है या कमज़ोरी है, वो क्या करेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे, भूखे रह जाएंगे, सब काम करेंगे सही, लेकिन वो क्या करेंगे, चिंतन किसका कर रहे हैं, जिसने उनके साथ गलत किया है, रिकॉर्डिंग उसी की चल रही है। ठीक, ये क्या है, साधकों की कमजोरी है। जब हमने सारी तकलीफ सहन कर ली है तो इस व्यक्ति का विचार क्यों कर रहे हैं? जब हमने सारी तकलीफ सहन कर ली है तो इसका विचार क्यों कर रहे हैं? जिससे हम दुखी हो रहे हैं और हम सारे संघर्ष कर रहे हैं सामने से, तो फिर हम विचार क्यों कर रहे हैं? या तो ये विचार करें कि ये व्यक्ति बदल जाए, और या तो ये विचार करें कि ये विचार बदल जाए। ठीक, क्लियर होगी मेरी बात कि क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, यही वो पॉइंट है जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, लोग कह देते हैं ना कि नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें दुख मिलता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि आपके अच्छे लोगों को दुख तो मिलता ही नहीं है, दुख भी उनका बिल्कुल हथियार बनकर खड़ा होता है। ठीक है, ये तब है जब आपने चीज़ों को सही समझा हो। हमें लग रहा है सामने वाले से दुख मिल रहा है तो हम उसका चिंतन क्यों करेंगे? एक तो पहले उससे हमने दुख उठाया, उसका हमने कुछ लिया नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। सोचेंगे तो यही सोचेंगे इसको भी सद्बुद्धि मिले, ये सोचेंगे, और उसको इसलिए सद्बुद्धि नहीं मिले कि उसका लाभ होगा, हमारा लाभ होगा। जिसको छोड़ा है, जिसके बारे में हम भूलना चाहते हैं, नकारात्मक वृत्तियों से भुला नहीं पाएंगे, लेकिन सकारात्मक वृत्तियों से किसी को भी भूलना आसान होता है। जिस दिन आप किसी को क्षमा करते हो, भूलना आसान हो जाएगा, और जब तक आप क्षमा नहीं करते हो तो यहाँ नहीं, दूसरा जन्म भी ले लेना, तब भी वही सर्कल चलेगा साथ में। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने किसको देखा, मन और चित्त कैसे एक दूसरे से कनेक्ट। ठीक है, अब आते हैं बुद्धि पर। बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि जो हमारा अंतर चतुष्टय है उसकी मैनेजर है, एक तरह की। मैनेजर का मीन्स हो गया जो मैनेजमेंट संभाल रही है। तो बुद्धि क्या है? निर्णय लेने का काम करती है। तो जितनी श्रेष्ठ बुद्धि होगी उसी के अनुसार आपके विचार होंगे। बुद्धि किसको कमांड कर रही है, कमांड दे रही है? विचारों को। ठीक, और विचार अगर अच्छे होंगे तो उसका रिजल्ट कहाँ पड़ेगा? चित्त पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ काम हुआ? बुद्धि के स्तर पर हुआ जाकर। तो बुद्धि ने क्या किया, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक बार मीता मैम का एग्ज़ाम होने वाला था एमए का, शायद मीता मैम को याद भी हो। हमको मीता मैम ने फ़ोन किया कि पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं और चीज़ें हैं, अब हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं एग्ज़ाम को। और सही में 3 दिन एग्ज़ाम के रह गए थे। हमने मीता मैम से कहा, मीता मैम आप एक काम करिए, अब जो होगा वो देखेंगे, ठीक, आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन ना करिए, अभी से कुछ ना करिए, पहले देख लें। और 3 ही दिन के बाद उनका जाना भी होगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक, हमने कहा हो सकता है 1-2 पेपर में लगे, नहीं कर पाएंगे, वहाँ बैक लगा देना, लेकिन पूरा साल नहीं खराब कर। मीता मैम के ही शब्द थे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, थे मीता मैम यही शब्द आपके? ठीक, ये मतलब हमने एक छोटी सी, मैम ये वाली सिचुएशन इस साल भी आई थी। मैं वेट कर रही थी कि मैं पेपर देके घर निकलूं, फिर मैं थोड़ा रुक गई, सिचुएशन मैनेज हो गई, मैं पेपर देके आ गई थी। तो हमने मीता मैम को बहुत स्पष्ट बोला, हमने कहा मीता मैम 3 दिन हैं, पापा हॉस्पिटलाइज हैं, सब दिख रहा है। हमने कहा नहीं, अभी निर्णय नहीं लेंगे। एक जो योद्धा होता है ना, उसे बिल्कुल एक सांस रह जाए, एक अंतिम कुछ भी रह जाए, वहाँ तक इंतज़ार करना चाहिए लड़ने का अपने। नहीं तो फिर क्या है कि इसका मतलब है हमने ना तो योग पढ़ा और ना हमने कुछ सीखा है कहीं से। ठीक, और आप देखेंगे परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। और हमने हमेशा देखा है, आपका जब भी कोई बड़ा काम होने वाला होगा, अंतिम समय में बाधक तत्व सब खड़े होते हैं आपका। बस उसी क्षण को आप क्रॉस करके ले जाइए, आप 24 घंटे के अंदर शांति दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ये जब बुद्धि हमारी श्रेष्ठ होगी तब आपके अंदर ये चीज़ें आएंगी। तो बुद्धि ने क्या किया, माइंड को तुरंत डाइवर्ट कर दिया कि नहीं, अभी हम कुछ नहीं देखेंगे, अभी हमारा जो कार्य है उसको देखेंगे। तो ऐसे जब आप बार बार करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? चित्त पर आता है। ठीक, हम अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताते हैं, हमें आप बड़े से बड़ा काम दीजिए, छोटा काम दीजिए, कुछ दीजिए। ये मेरे बचपन से अपनी 3 साल की एज से याद है हमको।
हम किसी काम को पूरा करके ही सांस लेंगे, चाहे कुछ हो जाए, इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसकी एक हैबिट हो गई है कि हमें मतलब हम सोच ही नहीं पाते, हम नहीं भी चाहें तो इतना अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली गई हैं कि कोई भी काम होगा उसको हम पूरा करके ही रेस्टिंग मोड में आएंगे। और कोई किसी का कोई काम ना बन रहा हो, केवल वो व्यक्ति हमें वहाँ खड़ा कर ले, उसका काम बन जाएगा, इसलिए नहीं बनता है। एक व्यक्ति के संस्कार ऐसे पड़ गए हैं कि वो किसी काम को रोक नहीं सकता है, अगर निर्णय लिया है तो वो क्या होता है, उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं मेरे पास कुछ है ना कोई बड़ी चीज़, लेकिन वो एक नेचर का हिस्सा हो गया कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब वो क्या हो गया, तो ऐसे सभी लोगों के लिए है कि कोई भी परिस्थिति हमारे से अपोजिट दिखे तो अपना जो गोल है उसमें इब्बट नहीं करेंगे, उसको पूरा देखेंगे कि हम कहाँ तक उसको सर्वाइव कर सकते हैं, और आप देखेंगे कर ले जाएंगे, ठीक। तो ये हमने किसके स्तर पे देखा, एक मिनट टाइम देखते हैं। कल तक रेडी हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि ये हमने बुद्धि के स्तर पर देखा, ठीक। तो क्लियर हो गया कि बुद्धि, और यही बुद्धि क्या है, चित्त है हमारा, जो कि हमें भोग और अपवर्ग दोनों दे रही है, ठीक। भोग कैसे दे रही है कि संसार का सदुपयोग करना सिखा रही है। अपवर्ग कैसे दे रही है कि जब हमने बुद्धि का सदुपयोग किया, सारे कार्यों को ईमानदारी से किया, अपनी क्षमता के अनुसार किया, सतु दीर्घकार निरंतराया सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि के साथ किया, तो यही बुद्धि किसकी तैयारी कर रही है, पुरुष को हमारे जीवन में संसार का सदुपयोग करते करते मुक्ति का भी द्वार खोल रही है, ठीक। क्लियर हो गई ये तीनों चीज़ें। अब अहंकार को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अहंकार को अगर छोटे 2 लाइन में देख लें तो एक अहंकार क्या है जो हमारा योग में है, वो आइडेंटिटी है। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, हम ह्यूमन बीइंग हैं। बाकी का जो कुछ भी है, कास्ट, क्रीड, सिस्टम, रिलीजन, पोस्ट, डिग्री, ये सब क्या है, ये ईगो वाला पार्ट है, टैग लगे हुए हैं, ठीक। तो हमें अपने आइडेंटिटी पर काम करना है, ईगो पर काम नहीं, ठीक। आइडेंटिटी का मीन्स हमारा मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है, तो इसके लिए काम करना है। ईगो क्या है, जो हम जन्म के बाद हमें मिला है, वो सब जितने टैग लगे हुए वो सब ईगो में आते हैं। तो अब हम जो लोग ईगो के फैक्टर पर या ईगो के लेवल पर काम करते हैं, वो किससे डिस्कनेक्ट होंगे, अपनी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट होंगे। और जो आइडेंटिटी पर काम करेंगे, उनको जो टैग लगे उसका फ़ायदा भी मिल जाएगा उन्हें, और उससे वो अटैच भी नहीं होंगे। तो ये क्या होगा, 2 प्रॉफिट हो गए कि हमने बुद्धि का जो चित्त का प्रकृति का काम था, भोग भी मिला और अपवर्ग भी मिला। तो ये क्या है, ये हमारा अहंकार। तो अब इन सबको प्रॉपर आप आराम से कंप्लीट करके रखेंगे, शांति पाठ करेंगे, मेरे पास टाइम हो गया। अब हमको ऐसी उम्मीद करेंगे कि सही बनाएंगे सब चार्ट। चलिए, शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय।